हेलो डॉक्टर्स, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैड विद्या में। आज अपन पढ़ने वाले हैं फिजियोलॉजी का एक प्रैक्टिकल व्यू का चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम क्या है? पैक्ड सेल वॉल्यूम। पैक्ड सेल वॉल्यूम को अपन बोलते हैं पीसीवी टेस्ट। पीसीवी टेस्ट अपना बेसिकली ब्लड टेस्ट होता है। इसमें अपन चेक करते हैं कि अपना आरबीसी है वो कितनी अमाउंट में अपना सेटल डाउन हो रहा है, ट्यूब में कितना अमाउंट में सेटल डाउन हो रहा है। अपन इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे व्हाट इज पीसीबी, पीसीबी क्या है, नॉर्मल रेंज डिस्कस करेंगे पीसीबी की, सिग्निफिकेंस यानी कि यूजेस अपन डिस्कस करेंगे। अपन कुछ डिसऑर्डर्स भी डिस्कस करेंगे, यानी कि यदि अपना पीसीबी वैल्यू जो है बढ़ा आता है, इंक्रीज आता है, तो क्या क्या डिसऑर्डर्स आएंगे, यदि कम आता है तो क्या क्या दिक्कतें आएंगी, वो सब अपन इस चैप्टर में पूरी अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज पीसीवी? पैक्ड सेल वॉल्यूम क्या होता है? इट इज द प्रोपोर्शन ऑफ ब्लड ऑक्यूपाई बाय द आरबीसीज। ये एक पीसीवी के अंदर क्या होता है, एक जो अपना ब्लड है, जो अपना टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड है, उसके अंदर कितनी अमाउंट, कितना पोर्शन अपना आरबीसी ले रहा है, उसको अपन बोलते हैं पीसीवी। ओके, इट्स वैल्यू इज इन परसेंटेज। इसकी वैल्यू अपनी परसेंटेज में रहती है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे, एक मैंने विंट्रॉप ट्यूब ली है। विंट्रॉप ट्यूब आपको यदि नहीं पता है, मैंने जो एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट वाला जो वीडियो था, ईएसआर वाला जो वीडियो था, उसमें मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में बताया है कि विंट्रॉप ट्यूब क्या होती है, वेस्टर्न ग्रीन ट्यूब क्या होती है। तो आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं यदि आपको नहीं पता है कि ट्यूब कौन कौन सी होती हैं। तो अपन ने यहाँ पे विंट्रॉप ट्यूब ली है। अब विंट्रॉप ट्यूब के अंदर अपन सबको पता है दो साइड अपनी मार्किंग होती है एंड वन साइड इसकी ओपनिंग होती है। ओके, तो अपनी परसेंटेज में जो मार्किंग होती है वो अपनी बेसिकली होती है पीसीवी के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ आरबीसी विच इज पैक्ड एट द बॉटम ऑफ द हेमेटोक्रेट ट्यूब। जो वॉल्यूम अपना आरबीसी का नीचे हेमेटोक्रेट ट्यूब के अंदर सेटल डाउन हो गया है, जब अपन ने उस ट्यूब को सेंट्रीफ्यूज किया है। सेंट्रीफ्यूज किया है अपन ने, एक सेंट्रीफ्यूगल मशीन आती है, उसके अंदर उस ट्यूब को रख के अपन उसको घुमाया है, उसको अपन ने बहुत तेज घुमाया है। ओके, अब कितना तेज घुमाया है वो मैं आपको प्रोसीजर में बताऊंगा। हेमेटोक्रेट ट्यूब आप सब समझ ही गए होंगे, जो अपनी विंट्रॉप ट्यूब होती है, हेमेटोक्रेट ट्यूब भी वही होती है। जिस ट्यूब के अंदर अपना ब्लड टेस्ट होता है वो अपनी हेमेटोक्रेट ट्यूब होती है। ओके, चलिए। ऑल्सो नोन एज हेमेटोक्रेट वैल्यू, ब्लड वैल्यू आ रही है, यानी कि हेमेटोक्रेट वैल्यू भी अपन बोलते हैं इसको। एरिथ्रोसाइट वॉल्यूम फ्रैक्शन भी अपन इसको बोलते हैं। जो अपना पीसीवी वैल्यू होती है उसके दो नाम और हैं, हेमेटोक्रेट वैल्यू और एरिथ्रोसाइट वॉल्यूम फ्रैक्शन, ईवीएफ। ओके, प्रोसीजर, प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले अपन लेंगे ब्लड। ब्लड लिया अपन ने पेशेंट से अपना ब्लड एक्सट्रैक्ट किया एंड उसको अपन ने ट्यूब में फिल कर दिया। अब उस ट्यूब के अंदर अपन एंटीकोगुलेंट मिक्स करेंगे। एंटीकोगुलेंट कौन सा मिक्स करेंगे? या तो अपन नॉर्मली ईडीटीए मिलाएंगे। ईडीटीए अपन सबको पता है, ईडीटीए ट्यूब्स आती हैं, उसके अंदर अपन ब्लड लेंगे तो ऑटोमेटिकली अपना ईडीटीए और एंटीकोगुलेंट मिल जाएगा। या फिर अपन हेपेरिन मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे? हेपेरिन का एंटीकोगुलेंट मिलाएंगे। हेपेरिन एंटीकोगुलेंट मिलाएंगे या फिर, ओके। देखिए, एंटीकोगुलेंट मिलाने का अपना मेन मोटिव ये है कि अपन जब भी ब्लड एक्सट्रैक्ट करें पेशेंट से, उसके बाद वो एयर के कांटेक्ट में आके वो कोगुलेट ना हो जाए। ओके, कोगुलेट हो गया तो वो अपना ब्लड किसी भी काम का नहीं रहेगा, कोई भी टेस्ट उससे परफॉर्म नहीं हो सकता। इसलिए अपन एंटीकोगुलेंट मिलाते हैं। ट्रांसफर इट टू द विंट्रॉप ट्यूब। एंटीकोगुलेंट मिलाने के बाद उस ब्लड को अपन विंट्रॉप ट्यूब के अंदर ट्रांसफर कर देंगे, सेफली उसे ट्रांसफर कर देंगे। ट्यूब विथ द ब्लड centrifuged at a speed of 3000 rpm for 30 minutes। अब अपनी एक सेंट्रीफ्यूगल मशीन होती है, उस मशीन के अंदर अपन विंट्रॉप ट्यूब को प्लेस कर देंगे, अपन रख देंगे और उसको अपन 30 मिनट्स के लिए सेट करेंगे। कितने आरपीएम पे? 3000 आरपीएम। आरपीएम का मतलब क्या होता है? रोटेट पर मिनट।
यानी कि 3000 रोटेशन पर मिनट की स्पीड पे 30 मिनट्स के लिए उसको अपन उस मशीन में रख देंगे। आरसीबी सेटल डाउन एट द बॉटम। अब अपन 30 मिनट्स के बाद अपन यदि उस ट्यूब को निकालेंगे तो अपनी जो आरबीसी होगी, जो अपनी रेड ब्लड कॉर्पसल्स होंगी, वो सेटल डाउन हो जाएंगी ट्यूब के निचले हिस्से में, बॉटम में। ओके, अब उसी ये आप देख सकते हैं, मैं इसको जूम करता हूँ 1 मिनट। हाँ, अब अपनी जो ये ट्यूब थी, देखिए ये अपनी जो ट्यूब थी, ये अपनी ट्यूब के अंदर पूरा ब्लड था। ये येलो वाइट रेड इसको मत देखना अभी, आप पूरा देखना कि ये पूरा ब्लड था। अब अपन ने इसको सेंट्रीफ्यूगल मशीन में रोटेट करवाया एंड ब्लड के कुछ पोर्शंस डिवाइड हो गए आपस में। फर्स्ट पोर्शन जो आया अपना मेजर जो पोर्शन आया, वो अपना आया किस चीज़ का, प्लाज्मा का। फिर अपना जो सेकंड मेजर पोर्शन आया वो अपना कौन सा पोर्शन आया, वो अपना आया रेड ब्लड सेल्स का। एंड प्लाज्मा और रेड ब्लड सेल्स के बीचों बीच आप देख पाएंगे एक वाइट कलर की लेयर फॉर्म हुई है, जिस लेयर को अपन क्या बोलते हैं, वाइट बफी कोट। अब एक आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि अपना जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा के अंदर अपना नॉर्मली ब्लड प्लाज्मा रहता है, अपन सबको पता है। आरबीसी के अंदर अपनी रेड ब्लड कॉर्पसल्स होंगी। अब व्हाइट बफी कोड के अंदर अपना क्या चीज होती है, व्हाइट बफी कोड के अंदर अपनी होती है व्हाइट ब्लड सेल्स यानी कि डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। इन दो के कॉम्बिनेशन से अपना व्हाइट बफी कोड्स फॉर्म होता है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लाज्मा रिमेन अबव द आरबीसी। प्लाज्मा अपना ऊपर की साइड है, ये आपको दिख रहा होगा, ये प्लाज्मा है अपना सबसे ऊपर। अब वाइट बफी कोड अपीयर इन बिटवीन आरबीसी एंड द प्लाज्मा। आरबीसी एंड प्लाज्मा के बीच में एक वाइट बफी कोड अपन को दिख रहा है साफ साफ। ओके, सिग्निफिकेंस। अब अपन सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि यूजेस क्या है इस पीसीवी टेस्ट को अपन को करने के लिए। डिटर्मिनेशन ऑफ पीसीवी हेल्प इन। अपन जब पीसीवी वैल्यू को अपन डिटरमाइन करते हैं, ये अपन को किस चीज में हेल्प करती है, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया। एनीमिया का सीधा सा मतलब होता है ब्लड के अंदर यदि आरबीसी कम तो एनीमिया, आरबीसी नॉर्मल यानी कि अपनी नॉर्मल ब्लड है, आरबीसी यदि ज़्यादा तो पॉलीसीथीमिया। तो 3 कंडीशन आती हैं, पॉलीसीथीमिया, आरबीसी अपनी ज़्यादा है ब्लड के अंदर, नॉर्मल, आरबीसी का जो अपना नॉर्मल रेंज होता है वही है, एनीमिया, नॉर्मल रेंज से आरबीसी का अमाउंट कम है। तो ये अपनी 3 कंडीशन होती हैं। डिटर्मिनेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ पॉलीसीथीमिया। मैं आपको बताया अपना जो पॉलीसीथीमिया होता है वो क्या होता है, नॉर्मल वैल्यू ऑफ आरबीसी से अपनी आरबीसी ज़्यादा है उस ब्लड के अंदर, उसको अपन पॉलीसीथीमिया बोलते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सटेंट डिहाइड्रेशन एंड रिकवरी फ्रॉम डिहाइड्रेशन आफ्टर ट्रीटमेंट। देखिए डिहाइड्रेशन से भी अपना पीसीवी वैल्यू कम या ज़्यादा आ सकता है। बेसिकली अपना ज़्यादा ही आता है, कम नहीं आता है अपना डिहाइड्रेशन से, क्योंकि अपन यदि पानी नहीं पियेंगे तो प्लाज्मा वॉल्यूम कम हो जाएगा एंड आरबीसी वॉल्यूम बढ़ जाएगा। डिसीजन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अपन जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं उसके लिए भी अपना पीसीवी वैल्यू पता होना चाहिए, क्योंकि अपन जो ब्लड अपन पेशेंट को दिया है, अपन ने चढ़ाया है, उसके अंदर यदि आरबीसी ही कम होंगी तो चढ़ाने का कुछ फायदा नहीं रहेगा। ओके, चलिए नॉर्मल वैल्यू क्या है पीसीवी की देख लेते हैं। नॉर्मल वैल्यू ऑफ पीसीवी इन मेल, मेल के अंदर 40% टू 45% आता है। अपना जो मेल के अंदर जो नॉर्मल रेंज आती है वो 40 टू 45% आती है, फीमेल के अंदर 38% टू 42% आती है। ओके, चलिए वेरिएशंस इन पीसीवी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। वेरिएशन इन पीसीवी, पीसीवी के अंदर क्या क्या वेरिएशन है, इंक्रीज्ड पीसीवी और डिक्रीज पीसीवी, दो चीज आती हैं, इंक्रीज पीसीवी और डिक्रीज पीसीवी। इंक्रीज पीसीवी यदि पीसीवी का अपना वैल्यू बढ़ा आया है तो क्या क्या चीज़ें हुई हो सकती हैं, पॉलीसीथीमिया, सेकंड डिहाइड्रेशन, थर्ड डेंगू शॉक सिंड्रोम, यानी कि अपन को डेंगू हुआ है।
तो इन सब कंडीशन के अंदर अपना पीसीवी बढ़ा आता है। ओके, पॉलीसीथीमिया, डिहाइड्रेशन, किन किन चीज़ों के अंदर? पॉलीसीथीमिया, डिहाइड्रेशन, डेंगू शॉक सिंड्रोम, इन सब के अंदर अपना पीसीवी बढ़ा आता है। अब डिक्रीज पीसीवी कब आता है? फर्स्ट एनीमिया, यदि अपना आरबीसी ही कम है ब्लड के अंदर तो कम आएगी पीसीवी। सिरोसिस ऑफ लीवर, लीवर अपना बेकार हो गया है, सिरोसिस हो गई है लीवर में। प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के अंदर भी अपनी पीसीबी की वैल्यू कम हो जाती है। हेमरेज ड्यू टू एक्टॉपिक प्रेगनेंसी, हेमरेज हुआ है एटॉपिक प्रेगनेंसी के कारण, तो इसके कारण भी अपनी पीसीबी कम आती है, पीसीबी वैल्यू कम आती है। चलिए वन बाय वन अपन इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, अपन को पता होना चाहिए डिटेल में कि कैसे कैसे कम हो रही है, कैसे कैसे ज़्यादा हो रही है। फर्स्ट अपन देखते हैं इंक्रीज्ड पीसीबी, पीसीबी किन किन चीज़ों के कारण बढ़ रही है। सबसे पहला अपन ने क्या पॉइंट डिस्कस किया था? पॉलीसीथीमिया। पॉलीसीथीमिया बेसिकली नॉर्मल ब्लड से नॉर्मल ब्लड के अंदर जितनी आरबीसी हैं उससे अपनी आरबीसी का अमाउंट बढ़ जाना, उससे अपन बोलते हैं पॉलीसीथीमिया। इंक्रीज्ड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आरबीसी इन द ब्लड, आरबीसी का कॉन्सेंट्रेशन ब्लड के अंदर बढ़ गया। कॉज क्या क्या हो सकते हैं, किस किस चीज के कारण हो सकता है? बिकॉज ऑफ द थिकन द ब्लड मेकिंग इट फ्लो स्लोली एंड पोटेंशियली लीड अ सीरियस प्रॉब्लम लाइक, यानी कि किस चीज़ के कारण अपना पॉलीसीथियम हो सकता है? यानी यदि अपना जो ब्लड है वो गाढ़ा हो गया है, थिक हो गया है, तो उसकी जो फ्लो की टेंडेंसी होती है वो कम हो गई है, और इससे अपनी कुछ प्रॉब्लम हो सकती हैं। क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं? अपन को हार्ट स्ट्रोक आ सकते हैं, यानी कि हार्ट अटैक आ सकते हैं। ब्लड यदि गाढ़ा हो गया है तो फ्लो में अपन को दिक्कत आएगी, तो हार्ट अटैक आ सकता है। ब्लड क्लॉट हो सकता है, टिश्यू एंड ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं, क्योंकि ब्लड का फ्लो स्लो, टिश्यू और कोई ऑर्गन तक नहीं पहुंचेगा जितनी जल्दी उसको चाहिए, तो अपना टिश्यू और ऑर्गन डैमेज होना चालू हो जाएंगे। अब यदि अपना आरबीसी का काउंट बढ़ता है तो अपना पीसीवी का भी काउंट बढ़ जाएगा, पीसीवी वैल्यू भी अपनी बढ़ जाएगी, क्योंकि आरबीसी का जो कॉन्सेंट्रेशन है उस ब्लड के अंदर अपना बहुत ज़्यादा हो गया है। सेकंड अपन देखते हैं डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन अपन सबको पता है, अपनी बॉडी के अंदर वाटर की कमी हो जाना। लीड टू इंक्रीज आरबीसी लेवल, इससे अपना डिहाइड्रेशन के कारण अपना आरबीसी लेवल बढ़ सकता है। कैसे बढ़ सकता है? हाउ? डिहाइड्रेशन मीन्स द लूजिंग ऑफ द वाटर फ्रॉम द बॉडी। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? अपनी बॉडी से जो वाटर है वो कम होता जा रहा है, लॉस होता जा रहा है। इन दिस केस द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी इज नॉट इंक्रीज्ड, इससे अब इस केस में, डिहाइड्रेशन के केस में अपना आरबीसी का प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा। ओके, अब एक क्वेश्चन आता है अपने दिमाग में, यदि प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा तो आरबीसी का अमाउंट कैसे बढ़ जाएगा ब्लड के अंदर? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आरबीसी कैसे बढ़ जाएगी? यदि देखो प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, वाटर का लॉस हो रहा है अपनी बॉडी में, तो आरबीसी का कैसे कनेक्शन है अपने कंसंट्रेशन बढ़ाने में? वो अपन आगे देखते हैं, अभी देखते हैं। इट इज बिकॉज ऑफ द डिक्रीज द लेवल ऑफ द प्लाज्मा वॉल्यूम। अब वाटर का लॉस हो रहा है, तो वाटर का लॉस हो रहा है, अपना प्लाज्मा जो है वो भी 55% अपना वाटर से बना होता है, तो इससे अपना प्लाज्मा वॉल्यूम भी कम होगा। अब प्लाज्मा वॉल्यूम कम होगा, सो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आरबीसी इंक्रीज इन द ब्लड। यदि अपना, मैंने आपको क्या बताया था, जो अपना ब्लड है वो तीन चीज़ों से मिलकर बना है, अपना प्लाज्मा, अपना क्या बोलते हैं वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, एंड लास्ट अपना आरबीसी। वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स जो हैं उनका अमाउंट तो पहले से ही बहुत कम है, तो वो अपनी कम ज़्यादा होगी तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा आरबीसी के कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने में। सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है जब अपना प्लाज्मा का जो वैल्यू है, वो वॉल्यूम है जो कम हो जाता है। प्लाज्मा का वॉल्यूम यदि कम हो गया तो अपना आरबीसी का कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर बढ़ जाएगा, इससे अपनी आरबीसी का लेवल बढ़ जाएगा, इससे अपना पीसीबी का वैल्यू बढ़ाएगा। ओके, सो द वैल्यू ऑफ पीसीबी इंक्रीज्ड, इससे अपना जो पीसीबी की वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। ओके, थर्ड अपन देखते हैं क्या, सॉरी थर्ड नहीं, अपन देखते हैं पूरा इक्वेशन मैंने बनाई है, ब्लड प्लाज्मा वॉल्यूम जो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शन है अपना आरबीसी के। ओके, यानी कि
ब्लड प्लाज्मा यदि अपना कम होगा तो आरबीसी बढ़ेगा, आरबीसी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। आरबीसी का यदि कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो ब्लड प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों आपस में। ओके, इफ बीपीवी अपना ब्लड प्लाज्मा वॉल्यूम ही है, यदि ब्लड प्लाज्मा वॉल्यूम अपना बढ़ेगा तो आरबीसी अपना कम हो जाएगा। ऑल्सो यदि बीपीवी अपना कम होगा तो आरबीसी का अपना बढ़ जाएगा। डिहाइड्रेशन एंड पॉलीसीथिया में जिसको अपन बोलते हैं। ओके, डिहाइड्रेशन एक फ्लो चार्ट है। डिहाइड्रेशन लॉस ऑफ वाटर हुआ अपना, उसके बाद प्लाज्मा वॉल्यूम अपना कम हुआ, वाटर का लॉस होने के बाद प्लाज्मा वॉल्यूम पे डायरेक्ट इफेक्ट आया। प्लाज्मा वॉल्यूम कम होने के बाद नंबर ऑफ आरबीसी इन द ब्लड अपना बढ़ गया। ओके, अब पीसीवी वैल्यू भी अपना बढ़ गया। आरबीसी का वैल्यू बढ़ा यानी कि पीसीवी बढ़ा, आरबीसी का वैल्यू कम पीसीवी कम। आरबीसी और पीसीवी दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपस में। मैं आपको फर्स्ट वाले में बताया था पॉलीसिथियम में है। ओके, चलिए अब डेंगू शॉक सिंड्रोम। डेंगू शॉक सिंड्रोम क्या होता है? चलिए, इट इज बिकॉज ऑफ द प्लाज्मा लीकेज। अब प्लाज्मा के अंदर लीकेज होने के कारण अपना जो प्लाज्मा वॉल्यूम है वो अपना कम हो गया अपने नॉर्मल वॉल्यूम से। ओके, नॉर्मल वैल्यू से। देखिए, डेंगू के अंदर जो अपनी फीमेल एनाफ्लिसिस होती है, जो अपना फीमेल अपना जो मॉस्किटो होता है एनाफ्लिसिस, वो अपने स्किन पे बाइट करा। बाइट करने के बाद वो अपने स्किन के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें छोड़ देता है जो कि अपनी जो ब्लड स्ट्रीम है उसके अंदर जाके अटैक करता है, एंड जो अपनी ब्लड स्ट्रीम है उसको हल्का सा पंचर कर देता है, जिससे अपना प्लाज्मा वॉल्यूम जो है वो लीक होना चालू हो जाता है। बेसिकली ये रहता है। ओके, तो अपना प्लाज्मा वॉल्यूम यदि लीक हुआ तो अपना वही अपना डिहाइड्रेशन वाली कंडीशन यहाँ पे बनेगी। प्लाज्मा वॉल्यूम कम यानी कि आरबीसी का कॉन्सेंट्रेशन ब्लड के अंदर बढ़ जाएगा। आरबीसी का कॉन्सेंट्रेशन जैसे ही बढ़ेगा वैसे ही पीसीबी की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो अपना ये है पूरा। सो द आरबीसी काउंट इन द ब्लड इंक्रीज, यही है। पीसीबी ऑल्सो इंक्रीज, यही था। वार्निंग साइन ऑफ डीएसएस, डेंगू शॉक सिंड्रोम इंक्लूड। देखिए, डेंगू शॉक सिंड्रोम के कुछ वार्निंग साइंस हैं कि अपन को सिम्टम्स हैं। बेसिकली सिम्टम्स क्या क्या हैं अपना देखते हैं। सीवियर स्टमक पेन, यदि आपको बहुत ज़्यादा यानी कि टॉलरेट नहीं हो पा रहा है, उससे भी ज़्यादा अपना पेट में दर्द हो रहा है, तो अपना ये वार्निंग साइन है कि डीएसएस हो सकता है। ओके, डेंगू शॉक सिंड्रोम हो सकता है। वॉमिटिंग, आपको वॉमिट हो रही है। डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, अपन को ब्रीथलेसनेस हो रही है यानी कि अपन सांस नहीं ले पा रहे हैं। अस्थमा के अंदर भी डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग होती है, तो मेक श्योर कि आपको ब्रीथलेसनेस के साथ साथ वॉमिटिंग या फिर स्टमक पेन भी हो रहा है। ओके, ब्लड इन योर नोज, गम्स, वॉमिट और स्टूल। ब्लड आपके नोज से निकल रहा है, गम्स में आ रहा है, टूथ गम्स में आ रहा है, वॉमिट में भी यदि आपका ब्लड आ रहा है या फिर स्टूल में भी आपका ब्लड आ रहा है, तो ये डायरेक्ट साइन क्या है डेंगू शॉक सिंड्रोम के। ओके, डिक्रीज पीसीबी। अब अपना पीसीबी का वैल्यू कैसे कम होता है वो अपन देखते हैं। एनीमिया, आरबीसी का अमाउंट कम, आरबीसी का अमाउंट कम तो पीसीबी का वैल्यू कम। बेसिकली ऊपर ऊपर ये देख लीजिए। रिड्यूस इन द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, आरबीसी का प्रोडक्शन अपना रुक गया। इंक्रीज्ड आरबीसी डिस्ट्रक्शन, आरबीसी का या तो डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो गया, दो केसेस बने, या तो प्रोडक्शन रुक गया आरबीसी का, या फिर जो डिस्ट्रक्शन होता है, लाइफ स्पैन जो होती है आरबीसी की, उससे पहले ही आरबीसी डिस्ट्रॉय होना चालू हो गई। ओके, तो या फिर अपना ब्लड लॉस हो गया, किसी मेजर इंजरी में, किसी मेजर एक्सीडेंट में आपका ब्लड लॉस हो गया, तो एनीमिया का कंडीशन बनता है। प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी कम कम हुआ, आरबीसी का यदि या फिर डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हुआ, काउंट ऑफ आरबीसी अपना कम होगा। इससे काउंट ऑफ आरबीसी कम होने के बाद अपना पीसीबी का वैल्यू भी कम हो जाएगा। चलिए, सिरोसिस ऑफ लीवर। सिरोसिस का मतलब क्या होता है? अपनी जो सड़ गया, अपना जो लीवर है वो सड़ गया। क्या हुआ? सड़ गया। बेसिकली नॉर्मल भाषा में बोल रहा हूँ मैं। अपना जो लीवर है, इतनी दारू पी किसी बंदे ने कि लीवर ही सड़ गया। लीवर ही सड़ गया तो अपना जो प्रोडक्शन होता है आरबीसी का, वो मेन साइट कहाँ है अपनी आरबीसी की? देखिए, तीन साइट्स हैं, लीवर, बोन मैरो
और अपना स्प्लीन, ये 3 साइड्स हैं। स्केयर्ड और परमानेंटली डैमेज, अपना जो लीवर था या तो वो उसके ऊपर बहुत सड़ गया या फिर परमानेंट डैमेज हो गया लीवर। आप सामने देख सकते हैं, ये हेल्थी लीवर है और ये सिरोसिस वाला लीवर है, यानी कि खराब लीवर है। बहुत ज़्यादा बेकार दिख रहा है आपको सिरोसिस वाला। प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी कम हो जाएगा क्योंकि मेन साइट है अपना लीवर आरबीसी प्रोडक्शन कराने में। उसके बाद आरबीसी का डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो जाएगा, या तो ये 2 चीज़ें बनी। ये चीज़ 2 चीज़ होने के बाद काउंट ऑफ आरबीसी कम एंड पीसीबी का वैल्यू कम। प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी क्या है, देखिए प्रेगनेंसी के अंदर के मेनली क्या होता है, प्रेगनेंसी अपनी शुरू हुई, प्रेगनेंसी शुरू होने के बाद क्या हुआ, प्लाज्मा वॉल्यूम जो अपना है वो 50% से बढ़ गया। प्लाज्मा वॉल्यूम अपना 50% से क्यों बढ़ा, अब ये क्वेश्चन उठता है। देखिए जो वोम में जो मदर की वोम में जो बेबी है, जो इन्फेंट है, वो भी तो मदर से ही अपना न्यूट्रिशन लेगा। न्यूट्रिशन के लिए अपना बेसिकली क्या लेता है, वो ब्लड लेता है मदर का। तो इससे अपना प्लाज्मा वॉल्यूम अपना 50% बढ़ गया। डाइल्यूशन इफेक्ट ऑन ब्लड कंपोनेंट, इससे अपना जो ब्लड है वो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो गया, बहुत ज़्यादा पतला हो गया, जिसके कारण अपन इसको और क्या बोलते हैं, हीमोडाइल्यूशन बोलते हैं। अपना जो प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ेगा तो अपना जो आरबीसी का अमाउंट है वो भी कम हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगी आरबीसीज। आरबीसीज काउंट फ्रॉम इट्स नॉर्मल रेंज डिक्रीज हो जाएगी। ये आप मैंने एरोज बनाए हैं, ध्यान दीजिएगा, कम हो गई। अब कम होने के बाद अपनी पीसीबी की वैल्यू भी कम आएगी। तो ये था अपना क्या, प्रेगनेंसी का। प्रेगनेंसी शुरू हुई, प्लाज्मा वॉल्यूम अपना बढ़ गया 50% से, मतलब कि नॉर्मल वॉल्यूम से सीधा आधा और बढ़ गया। अपने जो ब्लड कंपोनेंट्स थे वो सब डाइल्यूट हो गए, हीमोडाइल्यूशन हो गया, जिसके कारण अपना जो आरबीसी का काउंट था वो नॉर्मल रेंज से कम हो गया और पीसीबी का वैल्यू भी अपना कम हो गया। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एटॉपिक प्रेगनेंसी क्या होता है, a fertilized egg implants and start to grow outside the main cavity of the uterus in one of the fallopian tubes। देखिए नॉर्मल प्रेगनेंसी के अंदर क्या होता है, अपना ओवरी से अपना जो एग है वो आया, फेलोपियन ट्यूब से होता हुआ आया एंड अपना यूट्रस में पहुंचा। यूट्रस में पहुंचने के बाद अपना यहाँ पे फर्टिलाइज एग अपना अटैच हो जाता है। अब एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है, अपना यूट्रस में ना अटैच होके ये जो एग है, फर्टिलाइज्ड एग है, वो अपना फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही अटैच हो जाता है। फेलोपियन ट्यूब के अंदर अटैच होने के कारण यहाँ पे अपना ब्लीडिंग होना चालू हो जाती है, जिसको अपन बोलते हैं फिर हेमरेज ड्यू टू एटॉपिक प्रेगनेंसी। वो अपन देखते हैं हेमरेज ड्यू टू एटॉपिक प्रेगनेंसी। ओके, देखिए एटॉपिक प्रेगनेंसी मैंने आपको बताया था कि अपना फेलोपियन ट्यूब के अंदर अपना जो फर्टिलाइज्ड एग है वो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे ग्रो करेगा धीरे धीरे, यहाँ पे ग्रो करेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका इतना सरफेस एरिया नहीं है, फेलोपियन ट्यूब का इतना सरफेस एरिया नहीं है कि ये इसको इजीली ग्रो हो पाए यहाँ पे। तो जैसे ही यहाँ पे ये धीरे धीरे ग्रो होगा तो यहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ने के कारण वो फेलोपियन ट्यूब में अपना ब्लीडिंग होना चालू हो जाएगी, यानी कि ब्लीडिंग हो जाएगी, जिसको अपन बोलते हैं हेमरेज ड्यू टू एटॉपिक प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी ड्यू टू इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम इन टिश्यू अदर देन द यूट्राइन वॉल, यूट्राइन वॉल को छोड़ के कहीं और अपना फेलोपियन ट्यूब में अपना जुड़ गया, विच कैरेक्टराइज्ड बाय वेजाइनल ब्लीडिंग। यहाँ पे अपनी फेलोपियन ट्यूब में ब्लीडिंग होगी तो जिसको अपन बोलते हैं वेजाइनल ब्लीडिंग। एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई, एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के बाद रप्चर हुआ, यहाँ पे धीरे धीरे ग्रो होना चालू होगा, देख सकते हैं आप, जूम करता हूँ मैं, देखिए यहाँ पे अपना ये है, अभी तो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है कि यहाँ पे ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। ये अब जहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक बाउल जैसा आपको जो दिख रहा है, उसके अंदर जो एग है वो धीरे धीरे अपना ग्रो होना चालू हुआ है, जिसके कारण अपनी ब्लीडिंग चालू हो गई है। तो रप्चर और ब्लीडिंग हुआ, उसके बाद इंटरनल ब्लीडिंग होना चालू हो जाएगी, अपनी यूट्राइन वॉल और वेजाइनल कैविटी में अपनी इंटरनल ब्लीडिंग होना चालू हो जाएगी। ब्लड लॉस होना बहुत ज़्यादा चालू हो जाएगा, ब्लड लॉस होगा जिसके कारण अपना ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा जिसके कारण अपना आरबीसी काउंट कम हो जाएगा।
आरबीसी काउंट कम हो गया, उसके बाद तो आप सबको पता ही है पीसीबी का वैल्यू कम, तो अपना पीसीबी का वैल्यू यहाँ पे कम हो जाएगा। ओके, तो अपना ये जो पीसीबी का था वो यहीं तक था, इससे आगे अपना कुछ भी नहीं है। ओके, तो अपना यहाँ पे लेक्चर फिनिश होता है। आप हमारे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।